हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैसूर वॉर को कवर किया था। एंग्लो मैसूर वॉर्स देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जब मैसूर पर ये जो लड़ाई हो रही थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था आपके मराठास ने। ऑलराइट, देखिए किसी ना किसी पर जो भी यहाँ पर साथ दे रहा था, ठीक है, सबके ऊपर कहीं ना कहीं गाज तो गिरी रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो अगली बारी यहाँ पर मराठास की हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मराठास आएंगे इस पर्टिकुलर उसमें। तो यहाँ पर मराठास की बात करी जाए तो जो एंग्लो मराठा वॉर है, ठीक है, उसकी जो रूट कॉज है उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले उसको जानेंगे यहाँ पर कि रूट कॉज क्या थी, आखिरकार ये जो जंग थी, ये जो लड़ाई थी, वो मराठास के साथ कैसे शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, इस चीज को सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है उसको कवर कराऊंगी। ओके, बट यहाँ पर क्या है ना कि हमें अच्छी खासी तरीके से जो इनकी फैमिली है उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको इस पर्टिकुलर वॉर की जो जितनी भी बारीकियां हैं वो समझ में आएंगी। क्योंकि किसी भी इवेंट को अगर आप हिस्ट्री में कवर कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट एक ही चीज है कि यहाँ पर आपको रूट कॉज पता होनी चाहिए और उस लड़ाई से इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। चलिए, अब इस जो पहला आपका एंग्लो मराठा वॉर होगा उसमें करीब कुछ 4 ट्रीटीज हैं। उन ट्रीटीज को भी यहाँ पर याद रखना है। देखिए, डेट याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है यूपीएससी की तैयारी में, पर जब आप हर एक चीज को ढंग से कवर करते जाओगे, समझोगे, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि पारिवारिक लड़ाई है, उस पारिवारिक लड़ाई को आप ढंग से समझोगे, ठीक है, तो यहाँ पर रही बात डेट्स की तो वो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपके एंग्लो मराठा वॉर की। देखिए, अगर आपको किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई से पूछ सकते हो, वट एवर इज द इशू, जो भी इशू रहता है आपको डेफिनेटली पूछिए कि क्या इशू है, ठीक है, उसका जवाब आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि 1761 में यानी कि 1761 में आप लोगों को पता है कि बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्या होगी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी, ठीक है। अब इस बैटल से क्या होता है, जो आपके मराठास हैं, आप लोगों को पता है कि मराठास के बीच में हुई थी, मराठा और आपके अहमद शाह अब्दाली के बीच में, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि मराठास जो हैं वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई थी और इसमें बहुत बुरी तरीके से हारे थे। अब क्या होता है 1770 में, काफी अरसे बाद, काफी समय बाद अगर आप देखोगे तो 1770 में जाके ये अपनी जो पावर है उसे रीगेन करते हैं और फिर नॉर्थ इंडिया के ऊपर ये करते हैं अपना कब्जा। वहां जाके नॉर्थ इंडिया में जो रोहिलास थे उनको काफी हद तक पनिश भी करते हैं और इस तरह से इन सारी चीजों के पीछे था एक ही नाम, महादजी शिंदे, ठीक है। महादजी शिंदे का नाम यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा, जो कि इन सारी चीजों के पीछे थे। उन्होंने ही यहाँ पर बहुत एफर्ट्स किए जिससे मराठा अपनी जो पावर है उसे रीगेन कर सके, ठीक है। दूसरा, इनके घर के अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा चल रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इनकी फैमिली ट्री को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनकी फैमिली ट्री जो है इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली शुरुआत होती है यहाँ पर आपके बालाजी विश्वनाथ की, बालाजी विश्वनाथ भट्ट, जो कि यहाँ पर हेरिडेटरी पेशवा थे। 1713 से लेकर 1717 तक ये यहाँ पर पेशवा रहे, ठीक है, 1717 तक लेकर ये यहाँ पर पेशवा रहे, ठीक है। इनके बाद इनके बेटे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बाजीराव एक, और उनकी वाइफ काशीबाई, ठीक है। सब लोगों ने देखा होगा रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी में, ठीक है, वही रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वही बाजीराव है। तो बाजीराव एक जो थे वो यहाँ पर आपके बने थे पेशवा। अगले पेशवा यही थे जो कि बने थे पेशवा आपके 1720 से लेकर 1740 तक। कब? 1720 से लेकर 1740 तक ये यहाँ पर पेशवा बने रहे, ठीक है। अब इनके टाइम तक क्या होता है कि जो पेशवा है ना, ठीक है, बालाजी के टाइम तक जो पेशवा थे वो लड़ाई लड़ने के नहीं,
अब वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको संभालते थे और ऑर्डर देते थे। जितनी भी आपकी कॉन्फेडरेसीज हैं उनको यहाँ पर लड़ाई लड़ने के ऑर्डर इनके द्वारा दिए जाते थे। जैसे कि भोसले वो यहाँ पर जाके लड़ाई कर लें, होलकर जो है वो उधर जाके लड़ाई कर लें, सिंधिया जो है उधर लड़ाई कर लें। तो इस तरीके से कॉन्फेडरेसीज को यहाँ पर क्या देते थे, ये यहाँ पर उनको ऑर्डर दिया करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि बालाजी जो बाजीराव है, ठीक है, सॉरी बाजीराव जो है यहाँ पर, इनके बाद बालाजी बाजीराव जो है वो बने थे आपके पेशवा। ठीक है, तो ये कहानी जो थी वो इनके समय में हुई थी, बालाजी बाजीराव के टाइम पर, कि जो पेशवा की मतलब पेशवा जो थे वो लड़ाई लड़ने से ज्यादा बेसिकली उनका काम होता था एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, और ऑर्डर्स किसको देते थे, ऑर्डर्स देते थे कॉन्फेडरेसीज को। राइट, चलिए, तो बाजीराव जो है, बाजीराव के काशीबाई से दो बच्चे थे, एक बालाजी बाजीराव और दूसरे थे आपके रघुनाथ राव। रघुनाथ राव का नाम आपने पिछली क्लास में बहुत सुना था कि नहीं? नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा कब्जा करने के पीछे किसका नाम आया था? रघुनाथ राव का। ठीक है, अब क्या होता है, जब 1761 की ये जो लड़ाई चल रही होती है, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत चल रही होती है, उस टाइम पर रघुनाथ राव जो थे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर फंसे हुए थे। बालाजी बाजीराव जो थे वो इस लड़ाई में गए थे और यहाँ पर इस लड़ाई को ये सह नहीं पाते हैं, इस हार को ये सह नहीं पाते हैं। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है उस वजह से। ठीक है, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, डिप्रेशन में इतने चले जाते हैं। फिर इस लड़ाई में और कौन कौन व्यक्ति गया था? देखिए यहाँ पर बाजीराव जो है उनकी मस्तानी से जो बेटा था वो था शमशेर, और शमशेर की भी यहाँ पर इस लड़ाई में हो जाती है मृत्यु। 1761 की लड़ाई में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बालाजी बाजीराव के एक बेटे देखने को मिल रहे हैं, विश्वास राव, इनकी भी इस लड़ाई में हो जाती है मृत्यु। और यहाँ पर आप देख सकते हो सदाशिवराव भाऊ, इनकी भी यहाँ पर हो जाती है मृत्यु इस लड़ाई में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके बालाजी बाजीराव का भी अंत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर शमशेर भी मर गए हैं, बच्चे यहाँ पर रघुनाथ राव हैं। अब देखिए यहाँ पर जब एक पेशवा खत्म हो जाएगा तो कोई नया पेशवा तो बनाया ही जाएगा। विश्वास राव की तो यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, तो अब यहाँ पर बारी आएगी माधव राव की बारी आएगी। अब अगला पेशवा यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? तो देखिए ये बहुत कॉमन चीज थी, यहाँ पर यही सोचा जाता था कि जो राजा है मतलब जो पेशवा है उसी का बेटा यहाँ पर बनेगा पेशवा। ठीक है, अब यहाँ पर माधव राव के बारे में बात करी जा रही थी कि भाई चलो माधव राव को यहाँ पर पेशवा बना देते हैं। ठीक है, माधव राव की उस टाइम पर एज भी बहुत कम थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि पेशवा थे बालाजी बाजीराव, अब इनकी डेथ के बाद इनका बेटा यानी कि माधव राव उसको बना दिया जाएगा पेशवा। पर यहाँ पर लाइन में रघुनाथ राव भी तो थे, ये देखिए यहाँ पर रघुनाथ राव ये भी तो है यहाँ पर। अब इनको लगा कि भाई गलत है, ये तो जवान लड़का है, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे मुझे पेशवा बनाना चाहिए, ना कि इस बच्चे को पेशवा बनाना चाहिए। तो बेसिकली जो रूट कॉज थी इस लड़ाई की, ठीक है, वो यही होगी, क्योंकि माधव राव जो थे उनको यहाँ पर पेशवा बना दिया जाता है और इस चीज से रघुनाथ राव को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो हो रही थी और वो इनके शासन के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट भी करते हैं। अब यहाँ क्या होगा, 1762 में दोनों के बीच में होगी लड़ाई। देखिए माधव राव यहाँ पर पेशवा बने थे आपके 1762 में, 1762 में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है, माधव राव और रघुनाथ राव। अब क्या होता है कि इस लड़ाई में रघुनाथ राव जो है वो जीत जाता है और माधव राव को नजरबंद कर देता है। कैसे भी करके कुछ समय बाद माधव राव यहाँ से छूट जाते हैं और दोनों के बीच में 1768 में एक और लड़ाई होती है और इस लड़ाई में क्या होता है कि यहाँ पर माधव राव जीत जाएंगे। ठीक है, इस लड़ाई में क्या होगा कि माधव राव जो है वो रघुनाथ राव को हरा देंगे और यहाँ पर क्योंकि अब उनके ये चाचा हैं तो इस वजह से क्या करते हैं कि इनको रघुनाथ राव को इन्हीं के किले में ये नजरबंद कर देते हैं माधव राव। ठीक है, अब क्या होता है कि माधव राव की कुछ टाइम बाद तबियत जो है वो बहुत खराब हो जाती है। अब उस टाइम पर देखो उनको हो गया था टीबी, माधव राव को उस टाइम पर क्या हो गया था, टीबी हो गया था। और टीबी की यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की उस टाइम पर कोई भी इलाज नहीं होता था, जिस वजह से इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर माधव राव की मृत्यु हो गई। माधव राव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव को लगा कि वो फिर से पेशवा बन सकते हैं,
पर यहाँ पर स्कोप ही नहीं था, क्योंकि माधव राव के भाई भी तो थे नारायण राव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इजीली आप लोग देख सकते हैं माधव राव के जस्ट पास में देखने को मिल रहे हैं नारायण राव। तो अब नारायण राव जो थे इनको बनाया जाता है अगला पेशवा। अब रघुनाथ राव पेशवा अब बेसिकली क्या था कि जब माधव राव की मृत्यु हो गई, नारायण राव यहाँ पर पेशवा बन गए। ठीक है, तो ये 1772 में 1772 में पेशवा बन जाते हैं। ठीक है, इस बार रघुनाथ राव जो था वो चुप नहीं बैठा, कह रहा पहले तो देखो माधव राव को बना दिया, मैं तब भी कह रहा था कि मैं ज्यादा काबिल हूँ, ठीक है, मेरी काबिलियत को नहीं देख रहे हो। फिर अब जब माधव राव मर गया तो तुमने नारायण राव को बना दिया, जो कि और भी छोटा लड़का है, 16-17 साल के लड़के को बना दिया, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो। अब इस चीज का रिवेंज लेने के लिए क्या करते हैं कि नारायण राव के खिलाफ साजिश रचते हैं। नारायण राव पर जब लोग अटैक करने आते हैं तो नारायण राव भाग के अपने चाचा के रूम में जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, और रघुनाथ राव वहां पे क्या करते हैं, वो तो खुद ही जब इस साजिश का हिस्सा है तो वो उनको उनके कमरे में बुला के मार देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नारायण राव की मृत्यु हो गई। अब क्या होता है कि रघुनाथ राव को मिल जाता है अच्छा खासा मौका। अब रघुनाथ राव जो है वो बन जाते हैं पेशवा, और वहीं पर सबको ये पता भी होता है कि इन्होंने ही नारायण राव को मारकर उनकी हत्या करी है। ठीक है, और खुद यहाँ पर पेशवा बन के बैठ गए। अब चलिए, यहाँ पे क्या होता है कि नारायण राव का एक बच्चा होता है। अब सिर्फ और सिर्फ 40 दिन के बच्चे को ये लोग यहाँ पर पेशवा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया था कि रघुनाथ राव ने गलत किया, रघुनाथ राव ने यहाँ पर नारायण राव को मारा है, और मारने के बाद वो पेशवा बने हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब रघुनाथ राव को पता चल गया था कि अगर ये पकड़े गए, ये पकड़े जाएंगे तो इनको तो अच्छा खासा इनको सजा मिल जाएगी। इसीलिए रघुनाथ राव जो है वो यहाँ से भागकर चले जाते हैं सीधे आपके अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 40 दिन के बच्चे को जिन्होंने शासन के लिए यानी कि पेशवा बना के बैठा दिया था, वो किसने बैठाया था ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पर एक 12 भाई काउंसिल बनी थी। ठीक है, जिसमें कितने लोग थे? 12 लोग थे। उसमें से एक व्यक्ति है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नाना फडणवीस। ठीक है, वो है आपके नाना फडणवीस। ठीक है, पहले तो मैं आपको यहाँ पर मराठा एम्पायर दिखा देती हूँ। ये देख लो, यहाँ पर मराठा एम्पायर आपको देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा जो है वो है आपका मराठा एम्पायर। ऑल राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका मैप जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। ठीक है, इस क्लास के लिए भी, और आगे यहाँ पर जब हम वॉर्स को कवर करेंगे। देखो ये जो बॉम्बे है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूना है, अब ये सब चीजें हो रही थी कहाँ पर? पूना के अंदर हो रही थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके जो नाना फडणवीस हैं, ये हैं आपके नाना फडणवीस। ठीक है, अब जो नाना फडणवीस हैं यहाँ पर ये होते हैं उस 12 भाई काउंसिल में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं। अब यहाँ पर जब इनको पता चलता है कि रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या की थी, तो ये उनके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि रघुनाथ राव तो भाग जाता है। अब यहाँ पे 12 काउंसिल, मतलब 12 लोगों की यहाँ पर काउंसिल बनती है। ठीक है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं? 12 भाई काउंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि वो छोटा सा 40 दिन का बच्चा तो यहाँ पर राज्य नहीं कर पाएगा, तो यानी कि जो ये काउंसिल में 12 लोग हैं, यही वो लोग हैं जो कि यहाँ पर हर एक चीज को संभालेंगे, और जो कि ये लोग संभाल भी रहे थे। चलिए, अब यहाँ पर नाना फडणवीस के बारे में हम बात करें तो देखिए नाना फडणवीस जो थे वो थे काउंसिल मिनिस्टर। ये जो काउंसिल बनी थी यहाँ पर कौन थे इसके? ये मिनिस्टर थे। इस काउंसिल के मिनिस्टर हमें देखने को मिलते हैं नाना फडणवीस। माधव राव 2 के टाइम पर इनकी जो पावर थी वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि 1742 से लेकर 1800 तक नाना फडणवीस जो है इनकी पावर काफी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। यहाँ पर इनको मराठा मैकवेली भी बोला जाता है। ठीक है, और ये ऐसा इंसान था जिसने हमेशा एक चीज पर हमेशा पॉइंट आउट करके कहा था कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, जिसे तुम अपना वो हम सफर अपना साथी समझ रहे हो, वो सबसे बेकार है, सबसे बड़े धोखेबाज है। ईस्ट इंडिया कंपनी हमें भी धोखा देगा, हमें भी मारेगा। तुम ये मैसूर वगैरह इन सब के पीछे पड़े हो, ये इतने बुरे नहीं है जितना बुरा ईस्ट इंडिया कंपनी है। एक ना एक दिन हमें खोखला करके यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके माधव राव थे। ठीक है, माधव राव पेशवा थे यहाँ पर। तो माधव राव की मृत्यु हो गई थी किससे?
टीबी की वजह से। फिर नारायण राव बने तो नारायण राव को यहाँ पर साल भर में ही मार दिया था उनके चाचा ने। उसके बाद जो नारायण राव के बेटे हैं उनका नाम है माधवराव दो, ठीक है, माधवराव दो, यानी कि वो एक छोटा सा बच्चा, 40 दिन का बच्चा, जिसके समय काल में यहाँ पर नाना फडणवीस ने सबसे ज्यादा पावर हासिल करी, ठीक है। और अंत में आएंगे आपके बाजीराव दो, जो कि बनेंगे आपके आखिरी पेशवा और जो कि होंगे यहाँ पर पपेट पेशवा। कौन से पेशवा? पपेट पेशवा होंगे ये। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये जो माधवराव है, ठीक है, ये छोटे से बच्चा जो है जिसके टाइम पर यहाँ पर इन्होंने अच्छी खासी अपनी पावर जो है वो गेन करी है, ये 40 दिन का बच्चा है जिसका नाम है माधवराव दो। और यहाँ पर आप देखोगे रघुनाथ राव का जो बेटा है बाजीराव, बाजीराव दो, ये बन जाएंगे इनके पपेट पेशवा। क्योंकि यहाँ पर जब आप वॉर पढ़ोगे सारे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये बाजीराव दो जो है वो कैसे बन गए पेशवा, ठीक है। चलिए तो आगे की कहानी को यहाँ पर हम समझते हैं। तो अब जैसे कि आप लोगों को पता था कि रघुनाथ राव जो है वो नारायण राव को मार के कहाँ चले गए? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि सबको लगता था ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमें यहाँ पर बचा लेगी। ये पहुंच गए। अब क्या हुआ, पूना में इतने सारे ये सब चल रहा था, मराठा के बीच में, पेशवास के बीच में इतनी सारी जो इंटरनल इनका जो स्ट्रगल चल रहा था आपस में, इन सारी चीजों की बातचीत जो थी वो अंग्रेजों तक पहुंच रही थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि एक बात बताओ, बंगाल में तो डुअल सिस्टम आ ही गया है और वहां पर भी इसी सारे इंटरफेरेंस की वजह से जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से डुअल सिस्टम लेकर आए और अच्छा खासा उससे पैसा भी कमा रहे हैं। क्यों ना हम भी ऐसी चीज करें? पेशवा के बीच में लड़ाई तो चल ही रही है, अब जब यहाँ पर लड़ाई चल रही है तो हमें इनकी लड़ाई में इंटरफेयर करना चाहिए और इंटरफेयर करके हम भी यहाँ पर बॉम्बे में भी डुअल सिस्टम ले आएंगे और हम भी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो इनके दिमाग में ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब क्या होता है, जब 12 भाई काउंसिल जो है वो पावर में आती है तो रघुनाथ राव जो है वो भाग के चला गया। यहाँ पर कहाँ चला गया? वो चला गया अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों के पास जाके वो एक ट्रीटी साइन करता है। क्या है ये ट्रीटी? इस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि यहाँ पर साइन होती है आपके 1775 में, ठीक है। 1775 में ये जो आपकी ट्रीटी है इसको किया जाता है साइन और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब इस ट्रीटी के तहत क्या होगा कि यहाँ पर इस ट्रीटी के तहत यहाँ पर रघुनाथ राव ने इनको बोला कि भाई देखो आप लोग मुझे बना दो पेशवा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने साफ साफ बोला कि आप मुझे पेशवा बना दो, उसके बदले में मैं आपको सैलसेट और बसेन का जो आइलैंड है वो दे दूंगा, ठीक है। सैलसेट और जो बसेन आइलैंड है ये मैं आपको दे दूंगा, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मुझे पेशवा बनाना है। देखिए ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो जितनी भी लड़ाई है ना, वो लड़ाई की जो शुरुआत है वो इस ट्रीटी से ही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है उसकी शुरुआत अब यहीं से होने वाली है। तो पहला एंग्लो मराठा वॉर जो है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, ठीक है। देखिए ट्रीटी ऑफ सूरत यहाँ पर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले हैं वो यहाँ पर साइन कर लेते हैं रघुनाथ राव के साथ। अब ये चीज जो है वो वॉरेन हेस्टिंग को पता चलती है। अब आप लोगों को पता होगा जब मैसूर वॉर हुआ था आपका, ठीक है, उसमें हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बात करी थी। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप लोगों ने काफी बार यहाँ पर सुना होगा। तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे, जो कि गवर्नर जनरल थे, कहाँ के? बंगाल के। अब भाई गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने यहाँ पर एक चीज बोली, वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस ट्रीटी से। उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले हैं, ठीक है, इनको अच्छी खासी उन्होंने सुनाई और उनको बोला कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने यहाँ पर इस ट्रीटी को साइन कर लिया, ना पूछा ना कुछ किया, बस यहाँ पर ट्रीटी को साइन कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर नाना फडणवीस को फोन किया, फोन क्या करेंगे, पत्र लिखा, उनसे बात करी, नाना फडणवीस तक यहाँ पर बात पहुंची और इन्होंने बोला कि देखो भैया हमें ये ट्रीटी नहीं यहाँ पर करवानी है, हम एक नई ट्रीटी जो है उसको करेंगे साइन। तो यहाँ पर 1776 में 1776 में, कब? 1776 में एक नई ट्रीटी यहाँ पर होगी साइन, जिसे हम बोलेंगे ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि यहाँ पर साइन होती है किसके बीच में? वॉरेन हेस्टिंग यानी कि कैलकाटा काउंसिल
और आपके नाना फडणवीस के बीच में, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ जो पुरंदर है आपकी, ये यहाँ पर कैलकाटा काउंसिल के साथ 1776 में साइन होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस ट्रीटी में ये तय हुआ किया जाता है कि जो मराठा है, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो मराठा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी भी फॉरेन पावर के साथ डील नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये कि कल को ये फ्रेंच या डच से जाके कोई बात कर लें तो वो चीज यहाँ पर नहीं चलेगी, और मराठास ने उनको बोला कि वो उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो नाना फडणवीस ने यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स से एक चीज पे बात कर ली थी कि देखिए आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किसी और पावर से हेल्प नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग नहीं लेंगे, पर आप लोग भी यहाँ पर एक चीज करोगे कि आप लोग यहाँ पर हमारा कोई भी मैटर चल रहा हो, पेशवास के बीच में कोई भी इंटरनल स्ट्रगल चल रही हो, आप उसमें भाग लेने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में यहाँ पर इनके आपस में तय कर दी जाती है। अब देखिए क्या होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थे वो इस ट्रीटी से बिल्कुल खुश नहीं थे। किस ट्रीटी से? ट्रीटी ऑफ पुरंदर से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई यहाँ पर अपनी जो अथॉरिटी थी उनको एक लेटर लिखा कि भैया ये तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग क्या कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पर अच्छी खासी ट्रीटी साइन करी थी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर उस ट्रीटी को हटा के इन्होंने एक नई ट्रीटी साइन करवा ली जो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो एक नई ट्रीटी यहाँ पर साइन होना, ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही अथॉरिटीज के पास ये बात पहुंची तो अथॉरिटीज ने यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग से बात करी कि भैया क्या कर रहे हो, इशू क्या है, हमें तो यहाँ पर एक्सपेंशन करना है, तो आप ये चीज क्यों कर रहे हो, यहाँ पर एक नई ट्रीटी क्यों साइन कर रहे हो, जो ट्रीटी साइन हो गई, आप यहाँ पर कुछ भी करो बट हमें ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है, ठीक है, इसको यहाँ पर साइन नहीं करवाना, और जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई चलने दो। पर अब यहाँ पर क्या होता है, इस चीज की भी यहाँ पर जरूरत नहीं होती। यहाँ पर 1777 में यानी कि 1777 में, जस्ट अ सेकेंड, चलो, तो यहाँ पर क्या होता है 1777 में क्या होता है, यहाँ पर 1777 में नाना फडणवीस जो है वो खुद ब खुद जो उन्होंने ट्रीटी यहाँ पर साइन करी होती है कैलकाटा काउंसिल के साथ, यानी कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें ये डिसाइड किया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी भी फॉरेन पावर से यहाँ पर मदद नहीं लोगे। अब यहाँ पे नाना फडणवीस क्या करते हैं, इसी ट्रीटी को कर देते हैं वायलेट। वो क्या करते हैं, वो जो कोंकण कोस्ट पोर्ट है वो यहाँ पर फ्रेंच को दे देते हैं, जिससे कि वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर नाराज हो जाते हैं। फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि भैया चलो जाओ पुणे पे करो अटैक, ठीक है, पूना जाओ और पूना पे जाके अटैक करो, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटी हम लोगों ने साइन करी थी, जो संधि हमारे बीच में हुई थी, नाना फडणवीस ने वही चीज तोड़ दी। तो अब तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप लोग जाइए और जाके पुणे में करिए लड़ाई। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस जो है वो पुणे की तरफ जा रही है। अब देखिए मैप यहाँ पर आपके सामने है, और इस मैप को देखिए यहाँ पर आपके अंग्रेज है बॉम्बे, और ये है पूना। अब बॉम्बे वालों को यहाँ पर आना है पूना की तरफ, बीच में आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट, बीच में आ गया वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, बीच में वेस्टर्न घाट आने की वजह से अब इनको आइडिया तो था नहीं अंग्रेजों को इस चीज का, और वेस्टर्न घाट पे चढ़ के लड़ाई करना ये इनके लिए और भी ज्यादा दुखी, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई। वहीं पर मराठा, उसको तो अच्छी खासी तरीके से ये चीज करनी आती थी, उनको पहाड़ों से चढ़ना, कि उनको लड़ाई करना वहां पे, ठीक है, ये सारी टैक्टिक्स में तो वो माहिर थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके पूना वाले लोग हैं, यानी कि आपके जो मराठास हैं, वो यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर मराठा आर्मी जो है, ठीक है, उनको यहाँ पर लीड कर रहे थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया यहाँ पर मराठा आर्मी को लीड कर रहे थे, और यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का भी इस्तेमाल किया। क्या है ये पॉलिसी? स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का यहाँ पर इन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब जिस जिस जगह को ये छोड़ के आगे बढ़ रहे थे उस जगह पर क्या करते थे ये, कि जो जगह थी वो मैदानी इलाका था या जो भी जगह थी उसको यहाँ पर ये जला देते थे, ठीक है, नहीं तो वहां के जो कुएं हैं उनमें जहर मिला देते थे। मतलब जितने भी हमारे दुश्मन हैं, ना तो वो किसी जगह शरण ले पाए, ना ही वो कहीं का पानी पी पाए, और अगर कहीं की कोई फसल है तो उस फसल को खा भी ना पाए। इस तरीके की यहाँ पर टैक्टिक्स जो थी वो मराठा जो थे वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो लड़ाई थी वो हमें देखने को मिलती है दोनों के बीच में, अंग्रेज और आपके
मराठास के बीच में। अब क्या होता है कि 1779 में मराठास जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। 2 साल की लड़ाई थी। 1779 में मराठास यहाँ पे जीत जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं हो पा रहे थे। तो जिस प्रकार से मराठा यहाँ पर जीतते हैं, तो वाड़गांव जो कि पुणे के पास ही है, ठीक है, वाड़गांव में ये लोग जीत जाते हैं और यहाँ पर होती है आपकी ट्रीटी ऑफ वाड़गांव। यहाँ पर होगी अब ट्रीटी ऑफ वाड़गांव, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस जो भी बॉम्बे ने, ठीक है, जितना भी रघुनाथ राव से लिया है, जितनी भी सारी चीजें वो यहाँ पर वो लोग वापस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे क्या क्या लिया था उन्होंने, सैलसेट और बसेन लिया था, वो सब यहाँ पर ये लोग वापस करेंगे। इस ट्रीटी के अनुसार ये चीज यहाँ पर डिसाइड होती है। अब जब ये बात वॉरेन हेस्टिंग को पता चलती है तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं इस ट्रीटी को भी। वो यहाँ पे बोलते हैं कि भैया क्या है, मैंने तो तुम्हें नहीं मना किया था कि यहाँ पर लड़ाई बंद कर दो, मैंने तो नहीं कहा कि तुम यहाँ पर लड़ाई बंद करो, तो तुमने लड़ाई किससे पूछ के बंद करी? यहाँ पर जाओ। तो वो 1 लाख लोगों को और भेज देते हैं, एक नई आर्मी और भेजते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 लाख नहीं, बेसिकली एक और नई आर्मी यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। और उसको भी बोलते हैं कि तुम भी जाके यहाँ पर लड़ो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो यहाँ पर फायदा ही हो जाता है, ठीक है। तो आपस में क्या है, बराबर की दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। बराबर की लड़ाई जो है वो यहाँ पर चलती रहती है, जिसमें कुछ इलाके जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, जैसे कि आपका जो अहमदाबाद है, बसेन है, ग्वालियर है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत के कैप्चर कर लेती है। वहीं पर 1781 में, 1781 में देखिए कितने टाइम तक ये लड़ाई चल रही है, चलती जा रही है। 1781 में क्या होता है कि फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी और महाजी सिंधिया जो है उनकी आर्मी जो है उनको हराते हैं, ठीक है। और सिपरी नाम की जगह पर ये लोग हार जाते हैं, वहां पर होती है लड़ाई खत्म। और 1782 में होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, अब होगी ट्रीटी ऑफ सालबाई, एक नई और ट्रीटी। तो इन सारी ट्रीटीज को यहाँ पर आपको याद रखना है। ट्रीटी ऑफ सालबाई ये कब होती है, 1782 में, ठीक है। जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी महाजी सिंधिया की जो आर्मी है उसको हराते हैं सिपरी नाम की जगह पर, तब जाके ये जो लड़ाई है वो यहाँ पर खत्म होती है। बराबर की यहाँ पर लड़ाई चली थी, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो भी ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। रघुनाथ राव को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेती है अपने पास, क्योंकि जो आपके मराठास हैं वो कहते हैं कि हम रघुनाथ राव को वापस नहीं लेके जाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कोई बात नहीं, इनको हम अपने साथ रख लेते हैं, पेंशन के बेसिस पे इनको रखेंगे, पेंशन देते रहेंगे। फिर माधव राव दो जो हैं उनको यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एज पेशवा रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। वो यहाँ पर पेशवा बने रहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बसेन और सैलसेट जो है वो दे दिया जाता है। मराठास यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से, देखो रघुनाथ राव ने यहाँ पर आपको सैलसेट और बसेन देने की बात करी थी, ठीक है, वो चीज आप लोग यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पर मराठा से एक चीज मांगती है कि देखिए हमारा कल को अगर मैसूर के साथ लड़ाई हो तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो आप लोगों को यहाँ पर हमारी मदद जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। मराठास ने भी हाँ कर दिया था, चलो कोई बात नहीं, मदद ही तो मांग रहे हैं तो हम मदद कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सालबाई, अंत में जाके ये ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 4 ट्रीटीज जो है वो आपकी यहाँ पर साइन हुई है। इन चारों ट्रीटीज को आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत होती है। जो सूरत की संधि थी वो 1775 में हुई थी, जिसकी वजह से ये लड़ाई की शुरुआत हुई मराठा और अंग्रेजों के बीच में। फिर इस ट्रीटी को रिजेक्ट करते हुए 1776 में एक और ट्रीटी होती है, यानी कि 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर। फिर एक और ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है, कौन सी? ट्रीटी ऑफ वाड़गांव 1779 में, ओके। और ये भी ट्रीटी यहाँ पर नहीं चलती, तो यहाँ पर होती है एक नई ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि होती है 1782 में। चलिए अब अगली क्लास में मैं यहाँ पर आपको सेकेंड और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी मराठा वॉर जो है वो कवर कराऊंगी, ठीक है। आई होप आपके कोई डाउट नहीं होंगे
अगर है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वट एवर डाउट्स यू हैव, एंड आई होप कि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई हो कि किस तरीके से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में ये जो लड़ाई थी वो छिड़ी थी। रूट कॉज यहाँ पर अगर आपको किसी भी चीज की पता है तो आप लोगों के लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। हर एक ट्रीटी को समझिए कि किस प्रकार से कौन सी ट्रीटी हुई, आपस में इनके फैमिली में क्या इशू चला, रघुनाथ राव को क्या इशू हुआ, यहाँ पर किस चीज की प्रॉब्लम थी, किस चीज का रिवेंज वो लेना चाहते थे, फिर किस प्रकार से 12 भाई काउंसिल यहाँ पर बनी, उस 12 भाई काउंसिल के जो मिनिस्टर थे नाना फडणवीस, उन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्शन लिए, कौन सी ट्रीटी उनके और कैलकाटा काउंसिल के बीच में यहाँ पर हुई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने खुद ही इस ट्रीटी के जो नियम थे उनको वायलेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वाड़गांव होती है और वाड़गांव की ट्रीटी को यहाँ पर आपके वॉरेन हेस्टिंग जो है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद जब फाइनली महाराजा सिंधिया की जो आपकी उनकी आर्मी है ईस्ट इंडिया कंपनी उसे हरा देती है, तो फाइनली यहाँ पर एक नई ट्रीटी होती है, वो होती है आपकी ट्रीटी ऑफ सालबाई, ओके 1782 में। इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको अगली क्लास में यानी कि कल की क्लास में बताने वाली हूँ। ऑलराइट, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो आप लोग इसे लाइक करें, जो भी डाउट आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछो। रेगुलर क्लास हो रही है आपकी तो इस वीडियोस को देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपके मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज जो है टाइमली, समय थोड़ा लगेगा पर चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई भी चीज कुछ भी ऐड करके बोलते, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है वो है, ठीक है जी। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ये कहानी जो है वो होगी कल कंटिन्यू, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन।